दोस्तों पिछले 2-3 सालों में अगर किसी सेक्टर ने पूरी स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, तो उसमें अगर सबसे पहला नाम मुझे लेना होगा, तो वो होगा डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर की छोटी-छोटी कंपनी जिनका मार्केट कैप 900 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास था, वो उन्होंने भी मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को डिलीवर कर चुके हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर। और स्पेशली इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया, उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट में किस तरीके से दम है। और इंडिया के डिफेंस बजट के अंदर जो दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे कहीं न कहीं दिन-ब-दिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट कर रही है, आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर के लिए एक अच्छा टाइम ज़रूर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिफेंस के बारे में ही बात करेंगे। डिफेंस ओवरऑल सेक्टर को कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाले सालों में रह सकती है। उसी के साथ ऐसा तो नहीं होता कोई सेक्टर के लिए हमेशा चीज़ें सब अच्छी ही रहती है, कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, या अगर आपके पास कोई ऐसे स्टॉक्स है जो कि ऑलरेडी जिन स्टॉक्स में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो में हालाँकि हम 2-3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो है ये ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का कोई भी स्टॉक हो, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे बीडीएल हो, चाहे आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर कोई भी हो, उन सारे के सारे स्टॉक्स के लिए ये जो सारी अपॉर्च्युनिटीज़ और ये सारे जो चैलेंजेस है वो कॉमन ही है। तो हम कंबाइन में ही इन सब चैलेंजेस और अपॉर्च्युनिटीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये जो सारे डिफेंस सेक्टर में लोग काम करते हैं, इनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-कौन सी रह सकती है, और उसके बाद हम चैलेंजेस की तरफ जाएँगे। सबसे पहले जो अपॉर्च्युनिटी है दोस्तों, वो है कि इंक्रीजिंग डिफेंस बजट और इंडियाइज़ेशन पुश। कहीं न कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट किया है, और स्पेशली इंडिया को डिफेंस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इंडिया के नेबर जिस तरीके से पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, कहीं न कहीं जब आपके पास ऐसे नेबर्स होते हैं, तो आपके पास डिफेंस सेक्टर में आपको हमेशा पुश देना पड़ता है। उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से मेक इन इंडिया इक्विपमेंट के ऊपर खास तरीके से फोकस किया, जिस वजह से कहीं न कहीं ये जो सारी ये कंपनीज़ है डिफेंस की, ये काफ़ी ज़्यादा फोकस में आ गई है। दूसरी जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो है कि स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर ऑर्डर पाइपलाइन। अगर आप कोई भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने के लिए चाहते हैं, तो एक पॉइंट उन सारे स्टॉक्स के लिए कॉमन होता है कि इनकी जो ऑर्डर की पाइपलाइन है, वो काफ़ी बड़ी है। यानी कि वो कुछ-कुछ कंपनीज़ ऐसी है जिनके पास आने वाले 4-5 सालों की भी ऑर्डर लाइन ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो कहीं न कहीं जब आपके पास इतना ज़्यादा काम होता है, आपके पास कहीं न कहीं इतनी बड़ी ऑर्डर बुक होती है, तो ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छा चांस होता है कहीं न कहीं उस ऑर्डर बुक को एग्ज़ीक्यूट करके आपके प्रॉफिट्स बढ़ाने का और आपके रेवेन्यूज़ बढ़ाने का। तीसरी जो अपॉर्च्युनिटीज़ दोस्तों, वो है कि राइजिंग एक्सपोर्ट की डिमांड, और ये बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल हो गई। कुछ लोगों ने हालाँकि ये भी कहा कि इंडियन डिफेंस सेक्टर का जो एप्लीकेशन था, इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट का जिस तरीके से एप्लीकेशन किया गया, पूरी दुनिया ने उस लोहे को माना है, और कहीं न कहीं इस वजह से उसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस की रहेगी कि बाकी देशों से भी आपको डिफेंस इक्विपमेंट के लिए काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और ये काफ़ी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी होती है, कहीं न कहीं बहुत ही स्वीट पॉइंट होता है जब आपके पास कोई अदर कंट्रीज़ आती है, आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने के लिए। बिकॉज़ अगर आप यूएस को देखोगे, तो यूएस का भी अपना खुद का बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट होता है। पूरी दुनिया को इक्विपमेंट देने का वो कहीं न कहीं काम करते हैं। फ्रांस के राफेल हर दुनिया में हर एक कंट्री के पास चाहिए होते हैं। तो कहीं न कहीं जब आप एक्सपोर्ट करने लगते हो, तो आपके पास वो कहीं न कहीं एक अच्छा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आप आपके पैसे भी कमा सकते हो। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कि डीआरडीओ का कोलैबोरेशन, और ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में डीआरडीओ ने कोलैबोरेशन किया है कहीं न कहीं डिफेंस स्टॉक के लिए, जिस वजह से आने वाले दिनों में ये जो नेक्स्ट जेन के टेक्नोलॉजीज़ है, वो इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर लाने की कोशिश कहीं न कहीं ये सारी कंपनीज़ करेंगे, और इस वजह से इनके पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी रहेगी। अगली जो अपॉर्च्युनिटी है दोस्तों, वो है कि एक्सपेंशन इनटू साइबर एडब्ल्यू एआई बेस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज़। कहीं न कहीं आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है इनका जो एक्सपेंशन है, वो और ज़्यादा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, साइबर के अंदर, एडब्ल्यू के अंदर, यूएवी के अंदर कहीं न कहीं आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिस वजह से इनके लिए और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी कहीं न कहीं ओपन अप रह सकती है। अगली जो अपॉर्च्युनिटी है दोस्तों, वो है कि डाइवर्सिफिकेशन इनटू सिविलियन सेक्टर, और ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से इन सारी कंपनीज़ को एप्लीकेबल होती है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे शिप रिपेयर हो, या चाहे यामाहा हो, इन सब कहीं न कहीं कंपनीज़ ने अपना जो सिविलियन सेक्टर के अंदर एक्सपेंशन किया है, डाइवर्सिफिकेशन किया है, जिस वजह से इनको कंटीन्यूअसली डिपेंड नहीं रहना पड़ता किसी एक सेक्टर के ऊपर अपने काम के लिए, अपनी कंपनी को बिज़नेस चलाने के लिए, जिस वजह से इनके लिए एक आने वाले दिनों में और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी ओपन अप रह सकती है।
और जो लास्ट की अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वो है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस बूस्टिंग डिफेंस डिमांड। चाहे इज़राइल ईरान का वॉर हो, चाहे रशिया यूक्रेन का हो, इंडिया पाकिस्तान का हो या फिर इंडिया बांग्लादेश का हो या फिर कोई भी सिविलियन वॉर किसी भी कंट्री में चल रहा है, कहीं न कहीं जब ऐसे जब चीज़ें चलती है तो ऑब्वियसली जो डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड होती है पूरी दुनिया के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा है। आज की डेट में जहाँ पे पूरी दुनिया में 2 से 3 लड़ाई ऑलरेडी चल रही है, ऐसे माहौल में कहीं न कहीं डिफेंस टेंशन्स की वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से डिफेंस का जो बजट है, कहीं न कहीं वो हमेशा लोगों का बढ़ता रहा है। कहीं न कहीं इस वजह से डिफेंस स्टॉक की जो डिमांड है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो डिमांड है, वो एक काफ़ी अच्छे तरीके से आने वाले फ्यूचर में भी रह सकती है। और ये जो सारी हो गई अपॉर्च्युनिटीज़ की बात, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें खैरियत चल रही है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़े चैलेंजेस भी है। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो बड़ा चैलेंज है वो है कि हाई डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर्स। अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करोगे तो इनका जो मेन क्लाइंट है दोस्तों, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इनके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। जब गवर्नमेंट का फोकस नहीं रहेगा डिफेंस के ऊपर या फिर फोकस थोड़ा-सा कम हो जाएगा, ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट वगैरह भी कम हो जाएँगे। ये सेम एप्लीकेबल होता है रेलवे सेक्टर के लिए भी। रेलवे के लिए भी आपने एक चीज़ नोटिस की रहेगी कि 2022, 23 और 24 का थोड़ा-सा पार्ट रेलवे स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा था, जहाँ पे रेलवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही रेलवे का बजट थोड़ा-सा स्टैग्नेंस हो गया, इन सारी कंपनीज़ के प्रॉफिट, रेवेन्यूज़ कम होने लगे और ऑब्वियसली तब से लेकर स्टॉक ने ज़्यादा परफ़ॉर्म भी नहीं किया है। ये चीज़ एप्लीकेबल डिफेंस स्टॉक के लिए भी होती है। आपने एक चीज़ नोटिस की रहेगी कि जब भी बजट अनाउंस होता है, बजट के अंदर अगर थोड़ा-सा भी कम बजट एप्लीकेबल होता है, तो ऑब्वियसली अगले फॉलोइंग ईयर में इनके प्रॉफिट, रेवेन्यूज़ कम हो जाते हैं, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हेवी डिपेंडेंसी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। अगला जो चैलेंज है दोस्तों वो है कि डिलेज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। और ये बात मैंने बहुत सारी वीडियोस में कही है कि कहीं न कहीं इनके पास हालाँकि बोलते हैं कि 4 सालों की पाइपलाइन है, 5 साल की पाइपलाइन है, ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी है, 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, 2 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस तरीके से डिले होते हैं, जिस तरीके से इन सारे प्रोजेक्ट को लाने के लिए मार्केट में जिस तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाता है, वो कि आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। बिकॉज़ अगर आप एग्जीक्यूशन डिले करते हो, तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है, अगर आपकी कॉस्ट बढ़ती है, तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट कम होते हैं। अगला जो चैलेंज है दोस्तों, वो है कि लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स इम्पैक्टिंग कैश फ्लो। आपने ये चीज़ हमेशा नोटिस की रहेगी कि डिफेंस स्टॉक का जो कैश फ्लो होता है, हमेशा थोड़ा-सा कहीं न कहीं अटका रहता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज़ इनका जो एग्ज़ीक्यूशन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इनका जो साइकिल्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी बड़े होते हैं, जिस वजह से इनका जो कैश फ्लो है हमेशा आपको कहीं न कहीं ऑपरेशंस के अंदर ही अटका हुआ मिलेगा, जिस वजह से ये भी एक बड़ा चैलेंज है इन कंपनीज़ को ऑपरेट करने के लिए ऑन द डेली बेसिस। अगला जो चैलेंज है दोस्तों वो एक कॉम्पिटिशन फ्रॉम फास्ट ग्रोइंग प्राइवेट डिफेंस प्लेयर। पहले क्या होता था कि 2-3 कंपनीज़ थी जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करती थी बड़े पैमाने के ऊपर, लेकिन आज की डेट में प्राइवेट प्लेयर्स भी काफ़ी आ चुके हैं। प्राइवेट प्लेयर्स भी कहीं न कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को बेचना चाहते हैं। कहीं न कहीं इस वजह से भी कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन ऑब्वियसली ओवरऑल सेक्टर की अगर आप बात करोगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ता रहता है, तब अच्छी चीज़ें होती है, इनोवेशन होता रहता है। जब कॉम्पिटिशन नहीं होता है तो कंपनी थोड़े-से आलसी भी हो सकती है, ज़्यादा इनोवेट नहीं कर पाती। तो यानी कि ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये भी एज़ अ कंपनी पर्सपेक्टिव थोड़ा चैलेंज भी है कि इस कॉम्पिटिशन में, इंटेंस कॉम्पिटिशन में अपनी कंपनी को किस तरीके से अपनी कंपनी की नैया जो है उसको पार लगाते हैं। अगला जो चैलेंज है दोस्तों वो है कि फॉरेन डिपेंडेंस ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ और कंपोनेंट। और जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बोला भी है, अगर नहीं बोला तो मैं आपको बता देता हूँ कि जे हम जो भी कोई भी अगर टेक्नोलॉजी कोई फॉरेन की कंपनी से लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राइफ़ल की बहुत बात होती है इंडिया में। राइफ़ल हम लोगों ने लिए, लेकिन उसका जो कुछ पार्ट है वो ही हमको मिला। जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है वो अभी भी फ्रांस के पास है। अगर कोई उसमें इक्विपमेंट का अगर प्रॉब्लम हो जाता है या फिर आपको कोई टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज करना है, तो उसके जो सोर्स कोड्स है वो आपको नहीं दिए जाते। तो कहीं न कहीं एज़ अ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस सेक्टर, वो जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है, इनको हम अभी तक भी कहीं न कहीं डेवलप नहीं कर पाए। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट ने ये भी कहा है कि आज की डेट में भी जेट इंजन बनाना इंडिया में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। जेट इंजन बनाना अभी भी इंडिया के लिए एक एम्बिशन बना हुआ है। तो कहीं न कहीं ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है, इनको चैलेंज की तरह भी लेना पड़ेगा और इसके अंदर भी इनोवेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला जो चैलेंज है दोस्तों वो है कि मार्जिन प्रेशर ड्यू टू पीएसयू प्राइसिंग नॉर्म्स। हालाँकि जो पीएसयू डिफेंस स्टॉक के लिए इनके लिए चैलेंज हमेशा एप्लीकेबल होता है कि इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी डिपेंड करता है कि मार्जिन किस तरीके से, अगर मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहता है तो डेफिनिटली कहीं न कहीं थोड़ा-सा इनके जो प्रॉफिट वगैरह इनके अंदर भी आपको चैलेंजेस नज़र आते हैं। अगला जो चैलेंज है दोस्तों वो है कि कॉस्ट का ओवररन और सप्लाई चेन के डिलेज़। हालाँकि ये जो पॉइंट है, वो जो लेट एग्ज़ीक्यूशन वाला पॉइंट है,
इसके अंदर ही आ जाता है कि कहीं न कहीं जो सप्लाई चेन होती है, इनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट आती रहती है। कहीं न कहीं इनकी जो पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जो कि आने वाले दिनों में और एक चैलेंज रह सकता है। और जो लास्ट का चैलेंज है दोस्तों, वो है कि लिमिटेड इंडिपेंडेंट आर-एन-डी कैपेबिलिटी। जैसे कि मैंने बोला है कि इंडिया में इनोवेशन होना काफ़ी ज़रूरत है, स्पेशली अगर डिफेंस सेक्टर की बात करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिस तरीके से मेक इन इंडिया को पुश किया है, तो और ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है। मेक इन इंडिया मूवमेंट को और ज़्यादा आगे ले जाकर आर-एन-डी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जे क्योंकि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ होती है, जेट इंजीनियर्स होते हैं, इनको बनाने की कैपेबिलिटी अभी भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो आने वाले सालों में इनको डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। डेवलप करने के साथ उनको अच्छा एग्ज़ीक्यूट करना भी ज़रूरी है, और अगर अच्छा एग्ज़ीक्यूशन होता है, तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अपने प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है, अगर हम सब लोग इस आर-एन-डी के अंदर कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो कुछ थे चैलेंजेस थे और कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ है, अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला था। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।